हेलो एंड वेलकम टू AR एकेडमी। आज आप सबका स्वागत है एक मतलब फिर इस मंच पे। और आज से हम शुरू करेंगे ये मास्टरिंग द GK/GS सीरीज़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तक हमने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज़ चलाई थी, जिसमें हमें टाइम ज़्यादा नहीं मिला तो उतना हम नहीं कर पाए उसमें जितना उसका सिलेबस डिमांड कर रहा था। बट लेकिन ये जो सीरीज़ हैं ये चलेगी अब, और इससे आपके सारे एग्ज़ाम जो हैं स्पेशली JK SSB और SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे होपफुली। और इसमें जो हम जो है GK/GS जो हैं उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू एक ओवरव्यू अच्छा मिलता है इंसान को कि किस तरह से हमें जो है ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने हैं। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला लेक्चर इस सीरीज़ का। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 दैट्स हियर। तो आप क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Under the Government of India Act 1919, the Indian legislature was made more representative and for the first time bicameral. आपको बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, जो कि 1919 में लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके अंतर्गत जो है इंडियन लेजिस्लेचर जो था वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया और पहली टाइम वो बाईकैमरल बना। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रेस्क्राइब्ड a federation taking the provinces and the Indian states as units. Which of the statements given above is are correct? तो दूसरा स्टेटमेंट जो है that is regarding the act of 1935, that's government of India act 1935 and it's talking about the federation जो कि बनाया गया था provinces और Indian states को मिला के। तो अगर आप दोनों ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे तो दोनों ऑप्शंस जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इसको हम मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटेगो चैम्सफोर्ड। मोंटेगो जो थे ये थे एडविन मोंटेगो थे ये। ठीक है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तब, और चैम्सफोर्ड जो थे वाइस रॉय थे 1916 से लेके 1921 तक जो थे वाइस रॉय हमारे जो चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था ये बेसिकली किस लिए आया था? इट वाज एम टू इंक्रीज़ जो इंडियन पार्टिसिपेशन है जो कि लेजिस्लेचर में, उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे जो फीचर्स थे वो भी इसमें रखे गए थे। जैसे कि आपको पता होगी जो डायर की जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। बाईकैमरल लेजिस्लेचर आया था पहली बार। बाईकैमरल का क्या मतलब है? जैसे कि आजकल आप देखते हैं हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, 2 हाउसेज है ना। एक तो होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। तो इसको बोलते हैं बाईकैमरल, जिसमें 2 हाउसेज होंगे। जैसे कि जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर 1919 में लाया गया था पहली बार, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसका जो पर्पस था, एम ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का कि जो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा दी जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हैं वो ये हैं कि इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 6 को, 6, और जो क्रिश्चियंस थे उनको यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब था? जो कि सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो सिर्फ जो कि सिक्स हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनेंगे। इससे पहले 1919 में ये स्टार्ट किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, तब जो है मुसलमानों को अलग से दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन यहाँ पे 6 क्रिश्चियंस को भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1919 के एक्ट के अंतर्गत। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें जो है इन्होंने फेडरेशन का वर्ड यूज़ किया था। इसी में जो है फेडरेशन कहा गया था कि इंडिया को एक फेडरेशन के तहत हम
बनाएंगे जिसमें प्रोविंसेस और जो यूनिट्स हैं स्टेट्स बाकी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वो भी मिलके इसमें काम करेंगे। लेकिन फिर वो इंडियन स्टेट्स जो प्रोविंसेस थे वो तो आए, लेकिन जो स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं दैट दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो नंबर सी दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। याद क्या रखना है आपको, 1919 एक्ट जो है मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इनको 1919 एक्ट को इस नाम से भी जानते हैं, पहला। दूसरा जो आपको याद रखना है कि इसमें जो है बाई कैमरा लेजिस्लेचर पहली बार लाया गया था 6, और क्रिश्चियंस को इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इसके साथ साथ इसमें जो है सेंट्रल सर्विस कमीशन बनाया गया था रिक्रूटमेंट के लिए। सेंट्रल सर्विस कमीशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल सर्विस कमीशन कब बनाया गया था, तो वो भी 1919 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, सेंट्रल सर्विस कमीशन। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। और इसमें जो है जो बजट है प्रोविंशियल बजट वो अलग किया गया था, जो सेंट्रल बजट है उससे अलग किया गया था। ठीक है, प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट जो है अलग किए गए थे यहाँ पे। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट जो है उनमें डिफ्रेंसिएशन लाई गई थी, वो अलग किए गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट याद रखना। और भी चीज़ें इसमें हैं, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि हम सेपरेटली ये एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो आगे हम जब भी टाइम मिलेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा, तो और भी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस की, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। Which of the following are the principal features of the Government of India Act 1919? फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ये हमने पहले ही पढ़ा कि जो डायरकी थी 1919 एक्ट के अंतर्गत ये लाई गई थी प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंसेस में जो जैसे आजकल होता है ना, सेंटर में अलग गवर्नमेंट चलती, प्रोविंसेस में अलग गवर्नमेंट होती है अपनी, तो वही ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पे लाई गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था वो मिला था 1909 के तहत। और इस एक्ट ऑफ 1909 जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, उसको हम बोलते हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। और मिंटो को इसलिए कहा गया था क्या गया था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ठीक है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं 1909 एक्ट को। और जो मिंटो थे वो तब यहाँ पे वाइस रॉय थे, इनको कहा गया था अब फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। तो ये भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये भी आप याद रखेंगे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ठीक है, सॉरी। तो ये जो 1909 एक्ट था इसके अंतर्गत जो था मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, ये आपको याद रखना है। देन वी हैव डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। ठीक है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो थी उसको भी मतलब डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, बिल्कुल जो सेंटर ने दी थी अथॉरिटी वो प्रोविंसेस को डिवोल्यूट की थी, यानी कि उनको भी इसमें इंक्लूड किया था। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, एक्सपेंशन यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो बढ़ा दिए गए थे, और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को, तो ये भी ठीक है। तो इसमें ठीक क्या नहीं है, इसमें जो ठीक है, ठीक जो नहीं है दैट इज़ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये 1909 में आया था, 1919 में नहीं आया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। बाकी जो ऑप्शंस हैं करेक्ट हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप 2 हैं, ये तो करेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी करेक्ट नहीं है, देन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है आपका ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो देन यू विल बी एबल टू रीच टू द आंसर क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary powers were given to. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें जो रेजिडुअरी पावर्स थे वो किसको दिए गए थे, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, गवर्नर जनरल को कि प्रोविंशियल गवर्नर को, ठीक है। देखिए जो 1935 का एक्ट आया था ना, हमने अभी कहा, इसमें इन्होंने कहा था हम फेडरेशन बनाएंगे और इसमें जो है डायरकी सेंटर में लाई गई थी। प्रोविंशियल की जो डायरकी थी 1919 में प्रोविंसेस को डायरकी दी गई थी, 1935 में वो हटा दी गई और यहाँ पे सेंटर को डायरकी दी गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि 1935 में जो रेजिडुअरी पावर्स थे ये गवर्नर जनरल के पास थे, यानी कि जो वाइस रॉय था तब उसको ये रेजिडुअरी पावर्स दिए गए थे। इसमें इन्होंने 3 लिस्ट बनाए थे जो कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इन्होंने बनाए थे 3 लिस्ट, एक तो सेंट्रल लिस्ट, सेंटर जिन पे रूल करता उसमें थे कुछ 56 एंटिटीज़, और दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 तकरीबन एंटिटीज़ थी, और एक था जो कि रेजिडुअरी पावर्स था। और रेजिडुअरी पावर्स को कौन रूल कर रहा था, आपका गवर्नर जनरल, यानी कि ये इनके पास थे रेजिडुअरी पावर्स, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है रेजिडुअरी पावर जो थे गवर्नर जनरल के पास इन्होंने रखे थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो किस पे बेस्ड था, ये मैंने अभी आपको बताया। मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स जो हैं ये 1909 वाला जो एक्ट है उसको कहते हैं। मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट इस पे बनाया गया था, जिसको हम मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। 1919 का ये एक्ट, तो इसका राइट ऑप्शन तो बी ऑप्शन रहेगा। रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड जो आया था ये 1932 में आया था, तो ये आपको अलग से आप पढ़ेंगे आगे। रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड ये आप याद रखेंगे, लेकिन ये आया था कब, 1932 में। और ये जो है नेहरू रिपोर्ट ये आई थी 1928 में, ठीक। तो ये आपको याद रखनी है, ये चीज़ें डेट्स याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी जो है क्रोनोलॉजी आपको पूछते हैं, क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट पे क्या हुआ था। हिस्ट्री में स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली ये आपका पॉलिटी का भी हिस्सा आता है, तो पॉलिटी से ही ये क्वेश्चंस फ़िलहाल मैंने लिए हैं, क्योंकि उसमें भी हमें पहले जो पढ़ना पड़ता है ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। ये मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चंस आ चुके पहले एग्जाम्स में, इसलिए हम डिस्कस ये कर रहे हैं। ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है मैंने आपको अभी बताया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था स्टार्ट 1909 में, जिसको हम बोलते हैं मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स के तहत ये स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहले ये मिला था मुस्लिम्स को, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इसी को कहते हैं कि मुस्लिम्स को सबसे पहले मिला था कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एरिन, मधुमती, रमशो, फेरोजपुर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ये क्वेश्चन आ चुका है जे पीएससी में। तो आपको बताना है कि जो एरिन है, मधुमती है, रमशो है, फेरोजपुर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आपके ऑप्शन से रावी, चनाब, तावी, देन झेलम। तो आपको पता होना चाहिए जो एरिन है, मधुमती, रमशो, फिरोजपुर, ये ट्राइब्यूटरीज हैं हमारे झेलम रिवर के। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ झेलम। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था वो इस रावी रिवर पे हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स जो हुआ था वो रावी रिवर पे हुआ था। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि रावी रिवर जो है कि ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है रावी रिवर का, ये हिमाचल प्रदेश से एक्चुअली आता है। और इसको हम ट्रांस कंट्री या ट्रांस बाउंड्री रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया में भी बहती है और फिर जाके पाकिस्तान में भी बहती है। ये आपको याद रखना है, ट्रांस बाउंड्री रिवर।
इसका मेन पोर्शन जो है वो बहता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये 63 किलोमीटर्स तक इसकी जो लेंथ है वो है, बाकी जो है इसमें हिमाचल प्रदेश में आता है ये। इसके बाद चनाब रिवर की बात करेंगे तो चनाब तो आपको पता है चंद्र और बागा मिल के चनाब बनाते हैं, और ये भी हिमाचल प्रदेश से ही आता है, हिमाचल प्रदेश से। एक्चुअली ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, बारालाचा पास। ये आपको याद रखना है, बारालाचा पास। ये पूछा जाता है कि चनाब का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे होता है, वो बारालाचा पास जो कि जास्कर रेंज में आता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये आता है आपका जास्कर रेंज में, ठीक। तो ये आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो याद रखनी है। देन तावी रिवर जो है, ये तावी रिवर पे बेस्ड क्या है, जो आपका अमर महल है वो जो है तावी रिवर पे ही लोकेटेड है। और ये तावी रिवर जो है ये आपको कहाँ से निकलती है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से, जो कि भदरवा दोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। इसका ओरिजिन अगर आपको आपसे पूछे तो आपको कैलाश कुंड ग्लेशियर याद रखना है, कैलाश कुंड ग्लेशियर जो कि दोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, कैलाश कुंड ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो कि आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस की। और जालिम का ओरिजिन कहाँ पे है, वैरीनाग है ना, जालिम का जो ओरिजिन है दैट इज़ वैरीनाग, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जालिम को एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ वितस्ता, ठीक है। वितस्ता या वैथ इसको बोलते हैं कश्मीरी में, वैथ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगर ग्रीक वर्ड ग्रीक नाम पूछे तो ग्रीक जो इसका नाम है दैट इज़ हाइडस्पस, हाइडस्पस जो बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था वो हुआ था रिवर रावी पे, बैटल ऑफ 10 किंग्स यहाँ पे हुआ था ना, वो वाला बैटल जो अलेक्जेंडर और पोरो के बीच में हुआ था, वो भी सॉरी हाँ वो यहाँ पे ही हुआ था, जालिम रिवर पे ही। आगे बढ़ते हैं, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट जालिम एंड इंडस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Uri river is situated on the banks of which river? Uri actually it's not river, Uri is situated on the banks of which river? तो ये जो उरी है आपको बताना है ये सिचुएटेड है कौन से बैंक पे, कौन से रिवर के बैंक पे जो है उरी सिचुएटेड है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है JKSSB में। तो ये जो उरी है आपको पता है, उरी जो है बहुत फेमस है किस लिए, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यहाँ पे है उरी में, है ना, जो कि 1997 से चल रहा है। जो 480 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वहाँ पे, वो 1997 से चल रहा है। और 2013 में उन्होंने एक और यहाँ पे लॉन्च किया था जो 280 मेगावाट के आसपास कुछ हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उरी इसलिए ज़्यादा हम देखते हैं। तो ये जो है ये भी जालिम रिवर के ही बैंक पे आता है, ये आपको याद रखना है, उरी जालिम रिवर के बैंक पे। इंडस तो काफ़ी दूर है। लिदर जो है ये आता है आपका पहलगाम साइड में, लिदर रिवर जो है पहलगाम में आता है। और चनाब तो मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है उरी पे जो है दैट इज़ जालिम रिवर पे बेस्ड है उरी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ तावी रिवर? ये मैंने अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन भी देखिए JKSSB में ऑलरेडी आ चुका है। सोर्स ऑफ तावी रिवर जो है कैलाश कुंड ग्लेशियर मैंने आपको बोला था, जो कि भदरवा साइड आता है, जो कि दोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। कैलाश कुंड ग्लेशियर जो कि भदरवा में आता है, दोड़ा, ठीक है। थजवस ग्लेशियर जो है ये आपका सोनमर्ग साइड आता है। थजवस जो है एक नेशनल पार्क भी है जो कि आपकी गांधरबल में आती है ना, थजवस नेशनल पार्क जो कि गांधरबल में आता है। और ग्लेशियर जो है ये सोनमर्ग साइड आता है जहाँ अमरनाथ यात्री हमारे जाते हैं। मानसरोवर लेक तो जम्मू में आता है। और कुछ यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। विच मोन्यूमेंट इज़ कॉल्ड द ड्रीम ऑफ स्टोन्स? कौन से मोन्यूमेंट को हम बोलते हैं ड्रीम ऑफ स्टोन्स? ताजमहल, पंचमहल, सन टेम्पल, कुतुब मीनार, ठीक है। तो ड्रीम ऑफ स्टोन्स ये क्वेश्चन
एसएससी में पूछा गया था। इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका पंचमहल रहेगा, ठीक है। पंचमहल जो है ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था जब अकबर यहाँ पे एम्परर थे, ठीक है। एम्परर अकबर के टाइम पे ये यहाँ पे बनाया गया है, एम्परर अकबर के टाइम पे पंचमहल। और ये कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे ये लोकेटेड हैं। फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स, फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स, फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में ये लोकेटेड है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है 176 कॉलम्स जो हैं इस पूरे पैलेस में हैं। पंचमहल में 176 कॉलम्स हैं और अलग अलग स्टोरीज़ में अलग अलग, पहली स्टोरी में ज़्यादा, फिर दूसरी स्टोरी में कम, ऐसे ही लास्ट स्टोरी में जो है सिर्फ 4 कॉलम्स बच, थर्ड स्टोरी पे 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके नीचे 12 कॉलम्स हैं जो इसके नीचे वाली स्टोरी है, इसके नीचे 56 कॉलम्स है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे तो काफ़ी। 176 कॉलम्स पूरे लगे हैं इस पंचमहल में और ये अकबर के टाइम पे बनाया गया था जो कि फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी आर द एलोरा केव्स लोकेटेड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलोरा केव्स जो है कौन सी सिटी में लोकेटेड है। पुणे महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। देखिए ऑप्शंस इतने क्लोज हैं, मतलब सारे महाराष्ट्र की सिटीज़ हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र स्टेट में ही आते हैं। तो एलोरा केव्स जो हैं ये औरंगाबाद में आते हैं, ये आपको याद रखना है। औरंगाबाद महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है और ये आपको याद रखना है। एलोरा केव्स जो है ना ये 600 to 1000 AD के बीच में बनाए गए थे। और ये आपको याद रखना है कि ये जो केव्स हैं ये डेडिकेटेड हैं, एक तो ऑब्वियसली बुद्धिज़्म को यहाँ पे डेडिकेटेड है 12 केव्स। अगर आप हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू केव्स यहाँ पे हैं 17 और इसके साथ साथ जैन केव्स भी यहाँ पे मिलते हैं जो कि 5 है, 5 जैन केव्स हैं, 17 हिंदू केव्स हैं और बुद्धिस्ट केव्स है। तो एलोरा केव्स जो हैं इसमें तीनों जो ये रिलीजन्स हैं बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन, इनके केव्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एलोरा केव्स हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एलोरा के साथ साथ महाराष्ट्र में आते हैं अजंता केव्स, ठीक है। अजंता केव्स जो हैं ये भी आते हैं महाराष्ट्र में ही। और ये जो केव्स हैं दीज आर बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, दीज आर बुद्धिस्ट केव्स, सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं यहाँ पे अजंता केव्स में। एलोरा की बात आएंगे तो मिक्स्ड है और अजंता की बात आएंगे तो सिर्फ बुद्धिस्ट है, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क सिचुएटेड। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद, काठमांडू। ये जो है हेडक्वार्टर्स इसके वो है काठमांडू नेपाल में, ठीक है। सार्क कब बनी थी ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये बनी थी दिसंबर में जो कि 1985 में, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 ये आपको याद रखना है। सार्क इस्टेब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985। साउथ एशिया के रीजनल पीस को मेंटेन करने के लिए एक्चुअली ये इस्टेब्लिश की गई थी। और इसमें जो मेंबर्स हैं आपको याद रखना, एक ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा सारे ये नाम, MBBS पेन, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक निकाली गई है इसको याद रखने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये मालदीव्स है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो ये आपको याद, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ये आपको एक्रोनियम याद रखना है कि MBBS पेन जो है इसके मेंबर्स हैं। तो काठमांडू नेपाल इज़ द हेडक्वार्टर्स। आगे बढ़ेंगे। वायर आर राइनोज फाउंड इन इंडिया। राइनोज कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में? राइनोज कहाँ पे मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइनोज जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इसका राइट आंसर आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे मिलेगी आपको? आसाम में, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही सुंदरबंस में आपको क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबंस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में।
ये रामसार साइड भी हैं, और यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। अगर मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करूँ, यहाँ पे भी आपको बंगाल टाइगर्स जो हैं मिलेंगे, ठीक है। जिम कॉर्बेट की बात करूँ तो टाइगर्स मिलेंगे। और जिम कॉर्बेट कहाँ पे है नेशनल पार्क? उत्तराखंड में है, पूछा जाता है ये, ठीक है, उत्तराखंड में है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे एलिफेंट्स, ठीक है। पेरियार एलिफेंट्स के लिए याद रखनी है आपको, अगर पूछे जाए एलिफेंट्स कहाँ पे मिलेंगे तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है आपकी केरला में, ये आती है आपकी केरला में। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आएगी आपकी केरला में आएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक? हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भूल गया जो कि पूछते हैं बहुत ज़्यादा, एशियाटिक लाइन्स। एशियाटिक लाइन्स जो हैं वो आपको मिलते हैं कौन सी नेशनल पार्क में? एशियाटिक लाइन्स वो आपको मिलेंगे गिर नेशनल पार्क में, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, जो कि गिर नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे एशियाटिक लाइन्स। और हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि क्लाउडेड लीपर्ड कहाँ पे मिलेगी, तो क्लाउडेड लीपर्ड जो है वो आपको मिलेगी नामदापा में, ठीक है। क्लाउडेड लीपर्ड नामदापा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नामदापा नेशनल पार्क, नामदापा नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क में आपको मिलेगा लीपर्ड, ठीक है, स्नो लीपर्ड। हेमिस नेशनल पार्क जो कि है कहाँ पे? हेमिस नेशनल पार्क ये है आपकी लद्दाख में। यहाँ पे आपको मिलेगी स्नो लीपर्ड, स्नो लीपर्ड। ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। विच इटालियन सिटी इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक? आप सोच रहे होंगे इटालियन सिटी है, हम क्यों इसका नाम याद रख रहे हैं? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको कराया ना, जो भी हम कर रहे हैं, दीज आर ऑल और क्वेश्चंस जो कि पूछे भी जा चुके हैं पहले, तो कि आपको इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ। और जीके जो है स्टैटिक पोर्शन है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक आपको याद रखना है, ये बोलते हैं हम किसको? विनाइस को, है ना, वेनिस। वेनिस जो है इसको बोलते हैं हम क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। क्यों बोलते हैं क्वीन ऑफ एड्रियाटिक? क्योंकि आपको पता होगी एड्रियाटिक सी जो एक सी है, ये बिल्कुल उसके टॉप पे है। वेनिस सिटी जो आती है, इटालियन सिटी है, इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ये आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। मैनचेस्टर ऑफ जापान भी पूछ सकते हैं, मैनचेस्टर ऑफ जापान, ये कौन सी सिटी को बोलते हैं? ये बोलते हैं ओसाका सिटी को, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसी सिटीज़ के नाम हैं जो आपको मिलेंगे और भी आगे, तो ये चीज़ें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये पिंक सिटी जैसे हम बोलते हैं जयपुर को, है ना, पिंक सिटी इंडिया में जो है ना पिंक सिटी बोलते हैं किसको? जयपुर को। वैसे ही बोलते हैं हम सिलिकॉन वैली जो है किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे जितने भी मिलेंगे हमें क्वेश्चंस में, हम उनको भी डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, ताकि याद रहें, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, ये इंसान भूल जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सरिस्का एंड रणथंबोर आर फेमस फॉर विच एनिमल? सरिस्का और रणथंबोर फेमस हैं किस एनिमल के लिए? सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंबोर जो है ये फेमस किसके लिए, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे भी आपको टाइगर्स मिलते हैं, तो दीज आर फेमस फॉर टाइगर्स। तो ये चीज़ आपको याद, अभी मैंने आपको बोला था एलिफेंट्स कहाँ पे मिलते हैं? पेरियार में, ठीक है, याद रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये ही पूछे जाते हैं। फिर लाइन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? एशियाटिक लाइन्स मैंने अभी आपको बताया, वो आपको मिलेंगे गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। स्नो लिपर्ड्स कहाँ पे मिलेंगे? लिपर्ड्स की बात आएंगे तो स्नो लिपर्ड्स आपको मिलेंगे हेमिस नेशनल पार्क में, और क्लाउडेड लिपर्ड्स आपको मिलेंगे नामदापा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बार बार रिवाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट,
व्हेन वाज आसियान एस्टैब्लिश्ड, आसियान कब एस्टैब्लिश की गई थी? आसियान की फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए कि इट्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये आपको याद रखना है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये अगस्त 8 1967 को, ठीक है, 8 अगस्त 1967, ये आपको याद रखना है। 8 अगस्त 1967 को ये एस्टैब्लिश हुआ था, तो आपको आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आसियान, आसियान में से इनमें से कौन सा आसियान का फाउंडिंग मेंबर नहीं था? यानी कि जब ये बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम उसका मेंबर वो नहीं था। दैट वाज ब्रूनाई, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस थे, लेकिन ब्रूनाई नहीं था। ब्रूनाई ने लेटर ज्वाइन किया, अभी ये मेंबर है ब्रूनाई, लेकिन इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आसियान जो है 8 अगस्त 1967 को इस्टेब्लिश होती है, इसमें ब्रूनाई जो है इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। विच वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन आसियान, आसियान को ज्वाइन करने वाली लास्ट कंट्री कौन सी थी? जो कि 1999 में इन्होंने ज्वाइन किया, तो ये थी आपकी कैम्बोडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट ऑप्शन, दैट इज़ कैम्बोडिया। कैम्बोडिया जो थी लास्ट एक कंट्री थी जिसने ज्वाइन किया था आसियान को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। आसियान जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मेन पर्पस है रीजनल पीस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका मेन पर्पस क्या है। एक तो ऑब्वियसली जो रीजनल कोऑपरेशन और पीस है वो मेंटेन करना है, इसके साथ साथ जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी ये देखते हैं, इकोनॉमिक एक दूसरे से ट्रेड वगैरह अच्छे से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के साथ कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं ये आपको बताना है। तो अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं, काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पॉलिटी के हर एक एग्जाम में, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 पार्ट 2 में आता है ये, और ये हमारा सिटीजनशिप डील करता है, ठीक है, सिटीजनशिप ये डील करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में आता है ना। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, ये फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, राइट टू इक्वालिटी में आता है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आर्टिकल 51 आपका DPS पे आता है, नहीं आर्टिकल 51 आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आएगा, 51A है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आता है पार्ट 2 में, ये आता है पार्ट 3 में आपका, ये भी इसी का हिस्सा है, तो ये पार्ट 3 हो गया सारा, है ना। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आता है पार्ट 4 में, ठीक है। DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आते हैं, DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दोनों आते हैं पार्ट 4 में, और ये आपको याद रखना है, पार्ट 4 में आते हैं ये, ठीक है। इसका आर्टिकल होता है 36 से लेके 51 तक, इसका आर्टिकल एक ही है, दैट इज़ 51A। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब आपको बताना है मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फोकस होता है क्या। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना ये सेंट्रल बैंक बनाता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक बनाता है, इंडिया के केस में RBI आएगा, और इसका काम क्या होता है, मनी को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इकोनॉमी में, और इंटरेस्ट रेट्स जो है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एक बेहतर तरीके से चल पाएगी, ठीक है। ना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, ना ज़्यादा महंगाई होगी, ठीक है, और ना ही
ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, और ये करता है सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, और हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए। मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट्स, ये इसका काम नहीं है। फिस्कल डेफिसिट्स हम फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, वो हमें अभी यहाँ पे नहीं पढ़नी है। रेगुलेटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, नहीं ये भी नहीं है, ये भी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में आता है। कंट्रोलिंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये हमने अभी पढ़ा कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। हालांकि एक और ऑप्शन हमने अभी देखा नहीं। प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि कंट्रोलिंग मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी फोकस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, इसके चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो आरबीआई गवर्नर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं, और साल में 2 मीटिंग्स ये करती है। साल में 2 मीटिंग्स तो इसका इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वाई डू सेंट्रल बैंक्स अल्टरनेट बिटवीन अकोमोडेटिंग एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो ये सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में ये 2 तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्रिएट करता है। एक होता है अकोमोडेटिंग, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं काफ़ी कम होते हैं, और एक इकोनॉमी को ग्रो करने का मौका दिया जाता है। ग्रो करने का मौका मतलब अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हैं तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, है ना, क्योंकि आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, ठीक है। और जब देखिए अब होता क्या है, उल्टा होता है यहाँ पे, फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में इसका उल्टा होता है। अकोमोडेटिंग में आपको इंटरेस्ट रेट्स कम मिलेंगे, लोग ज़्यादा खर्च करने पे आएंगे, और वही महंगाई कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अब ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आ गया, एक मरतबा आप ये सोच लीजिए कि अगर पैसा ज़्यादा इकोनॉमी में अब आ गया, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकोनॉमी में डाले, क्योंकि तब जाके क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। अगर हर किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा तो एक चीज़ को देने के लिए हर किसी के पास पैसा है, तो एक देगा 10, एक कहेगा मैं 10 रुपये में लूँगा, दूसरा कहेगा नहीं मेरे पास 12 रुपये में 12 रुपये में लूँगा, तीसरा कहेगा नहीं मेरे पास तो 50 है मैं 50 दूंगा, एक ही इसी प्रोडक्ट के, हालांकि प्रोडक्ट एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगी, महंगाई होगी, क्योंकि पैसा सबके पास ज़्यादा है। तो उस टाइम क्या करती है सेंट्रल बैंक, वो जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, ताकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा देती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पैसा जो इस इकोनॉमी में ज़्यादा था वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि वो वापस सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है, जिस वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी डालनी पड़ेगी। अगर ग्रोथ को प्रमोट करना है और इकोनॉमी को पुश कर रहा है तो तब अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी, इसको भी लूज मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि सेंट्रल बैंक के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे अभी आपने देखा कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो इकॉनमी वीक हुई थी, तो फिर क्या हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए गए, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर दी गई, ताकि जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाए। तो बूस्ट करने के लिए हमें अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी होती है, और जब महंगाई ज़्यादा होगी तब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि आरबीआई चलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ये चीज़ें। तो इसमें जो आपको याद रखना है, इस पे ऑप्शन क्या आएगा, राइट ऑप्शन। वाई डू सेंट्रल बैंक्स अल्टरनेट बिटवीन अकोमोडेटिंग एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ओनली। नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हैं ही हैं, उसके साथ साथ ग्रोथ को भी प्रमोट अगर करना होगा तब, तो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, ये राइट ऑप्शन रहेगा। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए, उसके साथ साथ जो आपका इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन एज वेल। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें एमपीसी को लेके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके या मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। तो ये आज का सेट था पूरा। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये
लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसके लिंक में जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी AR एकेडमी 24 सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।